कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से वीडियो में देख रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों पर हम चर्चाएं कर चुके हैं भारत के संवैधानिक विकास के टॉपिक्स पर। अब उन अधिनियमों से आगे के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या क्या परिवर्तन किए गए और वो हमारे संवैधानिक विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं या संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इन पर हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट पढ़ा था 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम के बाद नेक्स्ट जो अधिनियम आता है वो आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब इस अधिनियम में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें थी उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहला जो अधिनियम था 1813 के बाद, तो लगभग 20 वर्षों के बाद, किसके बाद, 20 वर्षों के बाद, तो सिंपल सी बात है, हर एक 20 वर्ष के बाद कंपनी के अधिकार क्षेत्र को या कंपनी को लाइसेंस दिया जा रहा है, उनके समय पीरियड में बढ़ोतरी की जा रही है। तो यहां पर भी यही किया गया। 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए कंपनी को क्या कर दिया गया, लाइसेंस दे दिया गया कि आप अगले 20 वर्षों के लिए भी कार्य कर सकते हो। पहली चीज तो ये थी, कंटिन्यू चल रही है। 1773, फिर 93, फिर 1813 और फिर 1833। तो 20-20 वर्षों के समय अंतराल के बाद उनके समय को बढ़ाने के लिए क्या लाया गया, अधिनियम लाया गया। तो पहली महत्वपूर्ण चीज ये थी। अब उसके बाद इस अधिनियम में क्या महत्वपूर्ण चीज की गई उसको देखिए। पिछले अधिनियम में हमने देखा कि कंपनी के जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसमें भी कुछ क्षेत्र थे, एक चीन को लेकर और एक साथ साथ में चाय को लेकर। चीन और चाय के अधिकार अभी भी कंपनी के पास थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रजा की ये मांग चल रही थी कि उन अधिकार क्षेत्रों को भी क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस अधिनियम में महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया कि जो कंपनी के एकाधिकार थे उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त का मतलब सिंपल सी बात है, चाय को भी और चीन को भी। यानी कि अब कोई भी कंपनी चाय के साथ भी ट्रेड कर सकती है और चीन के साथ भी ट्रेड कर सकती है। उसको केवल जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको यहां पर भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो पहली महत्वपूर्ण चीज आपको इस अधिनियम में देखने को मिलेगी। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण इस अधिनियम की खासियत, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, कौन, विलियम बेंटिंक। इस विलियम बेंटिंक को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल। अब आप समझिए, पहले बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल का मतलब ये नहीं पूरे भारत पर, जहां पर भी कंपनी का अधिकार क्षेत्र था, जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था, उस संपूर्ण क्षेत्र पर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई और इसीलिए उसे क्या कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन किसका, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का, ध्यान रखिएगा। और गवर्नर जनरल कौन बने, तो वही व्यक्ति विलियम बेंटिंक। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन, विलियम बेंटिंक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया। फिर इस गवर्नर जनरल को कुछ और अधिकार दे दिए गए। क्या अधिकार दे दिए गए, इसको अथॉरिटी दे गई कि जो बॉम्बे है,
और जो मद्रास है, इन दोनों प्रेसिडेंसी के पास जो भी कानून बनाने की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, वो ले ली गई, यानी कि विधायिका का कार्य इनसे छीन लिया गया। और इन दोनों प्रेसिडेंसियों को भी पूर्ण रूप से भारत के गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया, यानी कि अब इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं था। तो धीरे धीरे आप देखिए इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत में केंद्रीयकरण किया जा रहा है, शक्तियों का केंद्रीयकरण किया जा रहा है, और सारी शक्तियां कहीं ना कहीं गवर्नर और उसकी परिषद में ही दी जा रही हैं और उसको और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। पहला कार्य ये हो गया, समझ में आ गई। 20 वर्षों के लिए लाइसेंस दिया गया, कंपनी के एकाधिकार जो बचे हुए थे उनको भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और वही व्यक्ति कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पहली चीज ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया गया उसको भी समझिए। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उस परिषद में अब तक कितने सदस्य थे, 3, और उन 3 से उनको पुनः क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया, और 4th जो बनाए गए वो बनाए गए लॉ ऑफिसर, विधि अधिकारी। विधि अधिकारी, और विधि अधिकारी के तौर पर आप जानते हो कौन थे, लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले प्रभावशाली व्यक्तित्व था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका सचिव था, सेक्रेटरी था। उसने वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत अच्छे भाषण दिए थे। तो कहीं ना कहीं सम्राट को ऐसा लगा, और सम्राट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुमोदन पर गवर्नर जनरल की परिषद में एक अतिरिक्त सदस्य की पुनः वृद्धि की गई, और उसे बनाया गया विधि अधिकारी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर कानून और कानून की संहिता बनाने के लिए कुछ न कुछ अधिकारी की आवश्यकता थी। एक अधिकारी लाया गया, और ध्यान रखिएगा ये अधिकारी अब तक जो कैबिनेट जो परिषद के अंदर शामिल है, ये पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से शामिल है। ये ध्यान रखिएगा, अस्थायी रूप से ये शामिल है, इसके अलावा इसका और कोई महत्वपूर्ण भूमिका। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी कानून कोई भी बनाएगा उसकी अंतिम परमिशन केवल और केवल कौन देगा, गवर्नर जनरल। यानी कि गवर्नर जनरल के पास एक तरीके से वीटो पावर है। गवर्नर जनरल किसी भी लॉ को, कानून को क्या कर सकता है, रोक सकता है, पहली चीज। फिर मैंने कहा बंगाल प्रेसिडेंसी, गवर्नर जनरल के पास जब कानून बनाने की शक्ति हो गई, तो ध्यान रखिएगा गवर्नर जनरल कानून बना सकता है। अब तक जो कानून बना रहा था उसे रेगुलेशन कहा जाता था। पहली बार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा जो कानून, जो लॉ बनाए जा रहे थे, उनके लिए एक शब्द यूज में लिया गया, अध्यादेश। अध्यादेश का शब्द का प्रयोग किया गया, और यह कहा गया कि रेगुलेशन जो अब तक करे जाते थे वो रेगुलेशन ना होकर के अब क्या कहलाएंगे, अध्यादेश कहलाएंगे। आपने पढ़ा भी होगा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राष्ट्रपति के पास या फिर राज्यपाल के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आप इस शब्द से समझ लिया, अध्यादेश का मतलब आधा आदेश। अब आप हो गए अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब ऐसा आदेश जिस पर अभी संसद की स्वीकृति नहीं है, केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रभाव से उसको लागू किया गया, इसीलिए उसको अध्यादेश कहा जाता है। इसलिए उसका नाम क्या, अध्यादेश, आधा आदेश। पूरा कब होता है, जब संसद की स्वीकृति हो, राष्ट्रपति उसको क्या करे, स्वीकृत कर दे, उसके बाद वो जब लागू हो तो उससे क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उससे पहले जो होता है उसे अध्यादेश कहा जाता है, उसके बाद जो होता है उसे अधिनियम कहा जाता है, कानून बन जाता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में नहीं थी। विधि अधिकारी के रूप में एक सदस्य परिषद में नॉमिनेट किया गया, और वो सदस्य अस्थायी तौर पर था, वो सदस्य लॉ ऑफिसर था, वो परिषद के अंदर भाग ले सकता था, लेकिन उसको वोटिंग राइट्स नहीं थे। अब आप समझिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक अधिकारी होता है, जो अधिकारी संसद की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट नहीं दे सकता है। अब आप ध्यान रखिएगा ये व्यवस्था यहीं से कहीं ना कहीं हमने अडॉप्ट
की है, और वो भी क्या होता है, लॉ ऑफिसर ही होता है। तो एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए। उसके अलावा क्या महत्वपूर्ण काम किया गया, ये जो लॉर्ड मेकाले थे, इस लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक तो विधि आयोग का गठन किया गया, इन्हीं की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, इन्हीं की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया ब्रिटेन के अंदर, जो लगभग 4 सदस्य था। कितना? 4 सदस्य। और इन्हीं की अध्यक्षता में, आपने बहुत अगर एजुकेशन पढ़ते हो तो शिक्षा आयोग और मेकाले की शिक्षा, किसको लेकर, जिसको लेकर काफी विवाद भी रहता है, लेकिन मेकाले की शिक्षा, तो शिक्षा आयोग भी इन्हीं के और विधि आयोग भी इन्हीं के अध्यक्षता में कार्य करता था। तो ये ध्यान रखिएगा इस अधिनियम के तहत ये क्या है। इसके अलावा इस अधिनियम में और क्या महत्वपूर्ण चीजें की गई उसको समझिए। भारत के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी रह रहे थे, उन अंग्रेज अधिकारियों को, कर्मचारियों को जमीन खरीदने का अधिकार दिया गया, निवास करने का अधिकार दिया गया, साथ साथ में बागवानी कृषि करने का भी अधिकार दिया गया। ये 3 राइट्स कर्मचारियों के द्वारा दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा को लेकर भी कुछ प्रावधान किए गए कि शिक्षा की जाएगी, प्रतियोगिता परीक्षा, लेकिन बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था, निर्देशक मंडल, उसने आपत्ति दर्ज करी और कहीं ना कहीं इस अधिनियम में वो व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस अधिनियम में और क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो आप देखिए, इस अधिनियम के द्वारा एक नया प्रांत बनाया गया, अवध और आगरा, 2 क्षेत्रों को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया और आज की तारीख में उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको इस अधिनियम में महत्वपूर्ण पढ़नी है। 2-3 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एक तो कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल के नीचे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को लिया गया, उनके विधायी के जो कानून बनाने के अधिकार थे वो छीन लिए गए, सारे के सारे अधिकार गवर्नर और उसकी परिषद के पास चले गए। गवर्नर की परिषद में एक अस्थायी सदस्य के तौर पर 4th विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया और उसका नाम लॉर्ड मेकाले था। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में ही मेकाले आयोग, जिसे विधि आयोग या शिक्षा आयोग, 2 अलग अलग आयोग की अध्यक्षता के रूप में जाना जाता है। ये चीजें आपको सबको, एक नया प्रांत बनाया गया, जमीन खरीदना, निवास और बागवानी के अधिकार अंग्रेज कर्मचारियों को दे दिए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। एक चीज और याद आ गई, वो भी ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा था उसकी मात्रा बढ़ा दी गई और अब शिक्षा पर 1 लाख की जगह 10 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा, प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। आपको इस अधिनियम की 2-3 चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको चीजें समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके अलावा भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक चीज और भी है। एक अपने ने बीओसी बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी कि नियंत्रक मंडल। कौन सा मंडल? नियंत्रक मंडल। आपको याद होगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था, 6 सदस्य, और इस 6 सदस्य का जो अध्यक्ष होता था, इस अध्यक्ष को इस अधिनियम के माध्यम से यह कहा गया कि ये अध्यक्ष जो है ये भारतीय मामले का मंत्री कहलाएगा, मामले का मंत्री कहलाएगा। ध्यान रखिएगा,
भारतीय मामले का मंत्री कौन हो गया? नियंत्रक जो मंडल था, जिसे बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन सम्राट के आदेश पर किया गया था, उसमें कुल 6 सदस्य थे, उसका जो अध्यक्ष था उसे भारतीय मामलों का मंत्री माना गया। और ये पद आगे जाकर विकसित हो जाता है और भारतीय मामले के मंत्री को ही आगे चलकर भारत का सचिव या भारत का राज्य सचिव कहा गया। आगे चलकर पढ़ोगे इंडियन सेक्रेटरी। अब आप समझिए, भारत सचिव का मतलब सिंपल सी बात, भारत के मामलों का मंत्री का मतलब क्या होगा? जैसे आप पढ़ते हैं ना, भारत का कृषि मंत्री, भारत का रेल मंत्री, भारत का शिक्षा मंत्री, भारत का विदेश मंत्री, सेम ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर उनके कैबिनेट के द्वारा एक मंत्री बना दिया गया और उस मंत्री का काम ही क्या था? इसको दर्जा दे दिया गया। ये पूरा का पूरा भारत को देखेगा। किसको देखेगा? भारत को। जैसे खेल मंत्रालय खेल को देखता है, रेल मंत्रालय रेल को देखता है, उसी तरीके से जो इसका अध्यक्ष होगा वो भारतीय मामले जितने भी उन सबको देखने की कोशिश करेगा। इसे आगे चलकर इंडियन सेक्रेटरी माना जाएगा और इंडियन सेक्रेटरी का काम होगा भारत के अंदर पूर्ण रूप से जो शासन व्यवस्था उसको देखने का कार्य किसके अधिकार क्षेत्र में होगा? इसी अधिकार के क्षेत्र में होगा, जिसे राज्य सचिव के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे। महत्वपूर्ण अधिनियम था 1833 का, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा इस अधिनियम से आपको और ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस अधिनियम में एक व्यवस्था और की गई थी, दास व्यवस्था को। किसको? दास व्यवस्था को समाप्त करने की आदेश दिया गया। दास व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश दिया गया। हाँ, ये अलग बात है कि दास व्यवस्था इस समय समाप्त नहीं हुई। दास व्यवस्था समाप्त होती है 1843 के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इससे पहले आपको ये पता है सती प्रथा 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा को भी क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारियां थी इस अधिनियम के बारे में। तो आज के लिए इतना काफी है। आप इस अधिनियम को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे अलावा इस अधिनियम में और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को, अगर आपको ये मैटर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना ना भूलें।